से जीडी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कबीर ग्लोबल स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज से हम एक नए टॉपिक हिंदी वर्णमाला के जितने भी चैप्टर या टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करते हुए आपकी आगामी परीक्षाएं यानी जितनी भी परीक्षाएं आपकी होती हैं, जितनी भी परीक्षाओं में हिंदी से बनने वाले प्रश्न होते हैं, यानी बेहतरीन तरीके से और एकदम शुरुआत से शुरू करने जा रहे हैं। तो हम हर एक चैप्टर को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उससे बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षा में जैसे आपका पेट का पेपर हो सकता है, आपकी आने वाली वैकेंसी जो यूपीपी कांस्टेबल है, यूपीएसआई है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां होने वाली हैं, उस परीक्षा के अंतर्गत उस टॉपिक को समझिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो परीक्षा से पहले दोस्तों कितनी भी बार पढ़ा जाए लेकिन उसको एक बार रिवीजन करना अति आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कोई यानी आप समझिए यूपी पीसीएस के प्री परीक्षा हो, आपको लोअर का देना हो, यानी कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आता है। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपका हिंदी वर्णमाला का जो टॉपिक है, चैप्टर है हमारा हिंदी वर्णमाला। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला सबसे पहले दोस्तों वर्णमाला के बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा डाउट रहता है लोगों के मन में कि वर्ण या अक्षर क्या होता है। वर्ण और अक्षर में यानी हिंदी वर्णमाला जो है वर्णों का एक समूह कहलाता, आप जानते हैं। और कैसा समूह दोस्तों होता है, वो समझिए एक प्रकार से क्रमबद्ध होता है। यानी वर्णों का जो क्रमबद्ध या फिर दोस्तों कह लीजिएगा आप व्यवस्थित, क्रमबद्ध या व्यवस्थित जो समूह होगा, वर्णों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि इस वर्णमाला में दो चीजें हमको डाउट अक्सर रहती है बच्चों को कि वर्ण और अक्षर क्या होता है, तो दोस्तों याद रखना, जो वर्ण होता है ये स्वर रहित होता है। आप इतना याद रखिएगा, स्वर रहित। क्या होता है दोस्तों? स्वर रहित। और जो अक्षर होगा ये होगा स्वर सहित। स्वर सहित इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। स्वर रहित का मतलब जिसमें स्वर ना हो, और स्वर सहित का मतलब क्या हो दोस्तों? जिसमें स्वर शामिल हो। अर्थात आप ऐसे समझिए, अगर आपसे हिंदी वर्णमाला में पूछ ले कि ध्वनियां कितनी होती हैं, तो ध्वनियों से आप वर्ण और अक्षर को आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों याद रखना, हिंदी वर्णमाला में जो ध्वनियों की संख्या दोस्तों कितनी है? वो 2 है। कितनी है? 2। यानी हिंदी वर्णमाला में पूछ ले कि कौन कौन सी ध्वनियां हैं, तो आप बताना 2 प्रकार की। कौन कौन सा? आपका एक हो जाएगा स्वर और दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका व्यंजन। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा स्वर, दूसरा हो जाएगा व्यंजन। अब उन ध्वनियों के माध्यम से आपका वर्ण या अक्षर क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, हमने स्वरों का नाम लिख दिया है। सबसे पहले हम स्वर के ही बारे में जानते हैं। तो स्वरों की संख्या जो दोस्तों यहाँ पे टोटल कितना है? 11 है। यानी 13 लिखा गया है, लेकिन हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या को 11 मानते हैं। अंग और अह को क्या कहते हैं? ना स्वर मानते हैं ना व्यंजन मानते हैं। तो सब स्पेशली सबसे पहले क्या करेंगे, इन 11 स्वरों को, ध्वनियों को देखते हैं। ये सभी की सभी जो ध्वनियां हैं, ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? आपके वर्ण है। यानी क्या है ये? इनको आप देखेंगे तो इनको आप अलग नहीं कर सकते, इनको तोड़ नहीं कर सकते। यानी आप ऐसे भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण क्या होता है, तो दोस्तों कहना क्या कि जिसके टुकड़े ना हो। क्या हो? यानी जिसको क्या हो? जिसको तोड़ा ना जा सके। ऐसा क्या? जिसको जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, या फिर जिसके टुकड़े ना हो, उसके आप क्या कर सकते हैं? उसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसको दोस्तों क्या कहेंगे? हम उसको वर्ण कहेंगे। और अगर इसका उल्टा पूछ ले आपसे कि आप अक्षर के बारे में बताइएगा, तो क्या होगा? हमने आपको बताया कि जो अक्षर होता है दोस्तों वो स्वर सहित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो अक्षर होगा इसमें कोई ना कोई वर्ण जरूर शामिल होगा। जैसे हमने उदाहरण के लिए आपको बताया क। अब क को अगर अलग कर दिया जाए, तो क में अगर यहाँ पे हम हलंत लगा दें या क को तोड़ दें, तो क्या बन जाएगा हमारा? आधा क और प्लस अ बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? आधा क प्लस अ। क्यों? क्योंकि इस अक्षर में आपका क्या है? अ शामिल है। अ है क्या दोस्तों? एक प्रकार का स्वर है। तो हमने क्या बताया कि अक्षर क्या होते हैं? स्वर सहित होते हैं। अब इन दोनों को शामिल यानी कि आपका क और अ, ये दोनों के दोनों दोस्तों क्या होंगे? ये दोनों के दोनों आपके वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वर्ण। और वर्णों को मिला के ही क्या बन जाता है? आपका अक्षर हो जाता है। तो क आपका अक्षर हो जाएगा और क और अ क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपके ये दोनों को दोनों वर्ण हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वर्ण और अक्षर में अंतर पता चल गया होगा कि क्या होते हैं। देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि
कौन कौन से अक्षर या वर्ड किस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है, किस प्रकार से इनको बांटा गया है, उसको समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे किसके में, इसमें स्वर के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले हम कोशिश करेंगे स्वर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितने प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, कौन कौन से स्वरों का क्या क्या नाम होता है। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि इसमें अ से लेकर टोटल अंग और अह, यानी लास्ट में कुल जो 13 स्वर हम पढ़ते थे, बाद में इन स्वरों को व्याकरणकर्ताओं ने ये कहा क्या कि इसमें अंग और अह जो है, अंग और अह ये दोनों ना स्वर के अंतर्गत आएंगे ना व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, तो इनको एक नाम दे दिया गया। आप सभी लोग परिचित हैं इस नाम से, इसका नाम है अयोगवाह। अयोगवाह नाम दे दिया दोस्तों। अब अयोगवाह को अगर लिखा जाए तो आप लिखेंगे अ प्लस योग प्लस वाह, अ प्लस योग प्लस वाह। अ का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? अ जो शब्द होता है उपसर्गों में इसका प्रयोग होता है, योग का तात्पर्य होता है जोड़ने से, और वाह का तात्पर्य हो जाएगा वहन करना, यानी जिसको जोड़ कर ना वहन किया जाए। आप ऐसा भी समझ सकते हैं जिसका प्रयोग ना स्वर में हो, ना स्वर में पूरी तरह से हो, और ना ही क्या हो, व्यंजन में हो, उसे ही दोस्तों क्या कहेंगे? उसे ही अयोगवाह कहेंगे। कौन कहा? तो आपने सुना होगा एक व्याकरण का नाम, एक व्याकरण है, व्याकरण करता है, ठीक है, बहुत सारे व्याकरण मतलब व्याकरण का ज्ञाता या व्याकरण को जानने वाला, उनका क्या नाम है? किशोरी दास वाजपेयी। दोस्तों नाम याद रखना आप लोग, किशोरी दास वाजपेयी। कम से कम एक लोग का नाम याद करिएगा, वाजपेयी। फिलहाल स्पेशली एक ही लोगों का कहना नहीं है, बहुत सारे व्याकरणकर्ताओं ने कहा है, लेकिन दोस्तों याद रखना जो किशोरी दास वाजपेयी हैं, इन किशोरी दास वाजपेयी का कहना है कि अंग और अह दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों अयोगवाह है। तो उम्मीद है आपको अयोगवाह के बारे में भली भांति और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इनका तात्पर्य या अर्थ क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों आप इन स्वरों में से कौन से स्वरों का कौन कौन सा नाम है या किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना इसमें से आपका जो सबसे पहले स्वर, इन स्वरों का जो विभाजन किया जाएगा मात्रा के आधार पे। अच्छा एक चीज और समझिए, अगर आपसे पूछा जाए स्वर क्या होते हैं, तो याद रखना स्वर ऐसे, अब आप ये नहीं कह सकते इसमें वर्ड या अक्षर, आप समझ गए होंगे कि सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, सभी के स्वर ही आपके क्या हो जाएंगे? स्वर रहित अर्थात वर्ड ही होते हैं। तो स्वर आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वर्ड में। तो याद रखना स्वर क्या होते हैं दोस्तों? जो अबाध गति से बोला जाए, पहले तो आप इसको जान लीजिए, अबाध गति से, यानी उसको बोलने में क्या हो जाए, कोई रुकावट ना हो, या फिर याद रखना जो स्वतंत्र हो दोस्तों, क्या हो? स्वतंत्र हो। जिनको अबाध गति से बोला जाए या फिर जो स्वतंत्र हो, वे किसके अंतर्गत आते हैं? स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। अब स्वरों का अगर विभाजन पूछा जाए तो दोस्तों कई प्रकार से स्वरों का विभाजन होता है। स्वरों का विभाजन किस किस आधार पे होता है मैं आपको एक एक करके आपको बताता हूं, और उम्मीद है दोस्तों अगर आप इस सेशन को, इस वीडियो को पूरी तरह से आप देख लेंगे तो इसके बाद भविष्य में यकीनन मानिए आपको किसी भी पुस्तक, किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में, आपके जहन में हमेशा यह बनता रहेगा। आप एग्जाम से पहले अगर एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो उम्मीद है कभी भी स्वर से बनने वाले कोई भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं। तो देखिएगा सबसे पहला इसका जो विभाजन किया जाएगा वो दोस्तों मात्रा के आधार पर, याद रखना किसके आधार पर? स्वरों का विभाजन मात्रा के आधार पर। सबसे पहले दोस्तों हम पहले स्वर को पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन को पढ़ेंगे। तो मात्रा के आधार पर अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो जो स्वर का विभाजन होता है वो 3 प्रकार से होता है। फिलहाल मात्राओं के आधार पे दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना, अगर आपसे पूछे कि स्वर कितने हैं तो आपने कहा 11, लेकिन अगर पूछे दोस्तों कि इसकी कुल मात्रा बता दीजिए, स्वर की कुल कितनी मात्रा होती है दोस्तों, तो मात्रा केवल 10 होती है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा, यानी स्वर 11 लेकिन स्वर की मात्रा कितनी? 10 होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपका अ होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, सबकी मात्राएं होंगी, तो आप याद रखना अ की मात्रा नहीं होती, इस कारण से आप याद रखना, यानी 11 में से एक को निकाल देंगे तो मात्रा कुल टोटल कितना मान लिया जाएगा? मात्रा माना जाएगा 10। देखिए मात्रा के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपका जो हो जाएगा हरस्व स्वर, हरस्व स्वर हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा दोस्तों कौन सा? हरस्व स्वर। दूसरा जो स्वर होता है दोस्तों उसका नाम है दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। और एक स्वर और भी विभाजित कर दिया गया है, फिलहाल याद रखना दोस्तों उसका प्रयोग हिंदी में नहीं है, उसका प्रयोग संस्कृत में ही होता है, लेकिन हिंदी में रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि परीक्षार्थियों से एक क्वेश्चन पूछा गया है
कि प्लुत स्वर क्या होता है, तो उसको भी इसमें रख दिया गया है, उसको भी आप जरूर याद रखिएगा। तो हर्ष स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया दोस्तों, और हो गया आपका प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वरों को आप देखेंगे, ये 3 प्रकार के स्वर हैं। अब इन 3 स्वरों के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, तो मैं आपको बताते चलता हूं कि इनको कौन कौन से आते हैं। तो देखो दोस्तों, एक बात याद रखना, हर्ष स्वर का और भी नाम है। अगर आपसे पूछे कि क्या हर्ष स्वर का कोई दूसरा नाम है, तो हाँ, हर्ष स्वर का एक नाम दोस्तों और भी है, उसका नाम है मूल स्वर। क्या नाम है दोस्तों, याद रखना, हर्ष स्वर का दूसरा नाम क्या है, मूल स्वर है। और इसके अलावा, मूल स्वर के अलावा दोस्तों, इसी को ही कहा जाता है जड़ स्वर। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है जड़ स्वर। इसी को कहा जाता है दोस्तों एक मात्रिक स्वर, याद रखना, क्या कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी इसी को कहा जाता है। और इसी को ही यानी हर्ष स्वर को दोस्तों क्या कहा जाता है, नैसर्गिक स्वर कहा जाता है, नैसर्गिक स्वर, नैसर्गिक स्वर। दोस्तों मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, इसके पढ़ने के बाद आपको किसी भी किताब की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीनन इस बात को मानिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसको आप देखते रहिए, समझते रहिए। तो हमने आपको क्या बताया कि मात्रा के आधार पर सबसे पहला कौन सा, हर्ष स्वर। अब हर्ष स्वर में कौन कौन आते हैं, तो मात्र दोस्तों याद रखना 4। कौन का, आपका अ, छोटी ई, छोटा उ और री। इन्हीं 4 स्वरों को दोस्तों केवल आपको याद रखना है। इन्हीं 4 स्वरों को क्या कहा जाता है, आपका क्या कहा जाता है, हर्ष स्वर कहिएगा, मूल स्वर कहिएगा, जड़ स्वर कहिएगा, एक मात्रिक स्वर कहिएगा, या फिर कहिएगा नैसर्गिक स्वर। इतने नामों से क्या होता है दोस्तों, इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, आपका जो दूसरा होता है दोस्तों, उसका नाम है आपको दीर्घ स्वर। क्या नाम है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का दूसरा जो नाम है दोस्तों, क्या नाम है, संयुक्त स्वर। इसको क्या नाम दे दिया गया है, इसको संयुक्त स्वर कहा गया, क्योंकि दीर्घ स्वर में 4 स्वर ऐसे आते हैं जो संयुक्त में आते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। संयुक्त स्वर नाम दे दिया गया। इसी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, इसी को संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, संधि स्वर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है दोस्तों, संधि भी होता है, तो इसका नाम हो जाएगा संधि स्वर भी होता है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक नाम है, ये एक मात्रिक है, तो ये होता है द्विमात्रिक। क्या होता है दोस्तों, ये द्विमात्रिक। इसका नाम क्या था, एक मात्रिक, ये है आपका द्विमात्रिक। और इसी में एक स्वर होता है, ये नैसर्गिक है दोस्तों, तो इसको आप कृत्रिम याद रखिएगा। कौन सा, कृत्रिम स्वर। इतने नामों से इसको जाना जाता है। तो परीक्षा में दोस्तों कभी भी अगर पूछ ले आपसे कि मात्रा के आधार पर जो स्वरों का विभाजन किया गया, इसमें से जो सभी स्वर हैं कौन कौन से, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, या फिर जो आपका प्लुत स्वर है, इन स्वरों का विभाजन केवल नाम हमने बताया। तो नाम को याद रखना, हर्ष, मूल, जड़, एक मात्रिक, नैसर्गिक, एक नाम ही हो जाएगा। दीर्घ, संयुक्त, संधि, द्विमात्रिक और आपका कृत्रिम, ये आपका क्या हो जाएगा, एक ही नाम है, बस अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अब पूछ लेगा आपसे कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन आते हैं, तो आपके दोस्तों स्वरों की संख्या टोटल कितनी है, 11। तो 11 में से तो 4 आपके यही हो गए, तो बचे कौन, 7। तो जो 7 स्वर होंगे दोस्तों याद रखना, यानी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आने वाले टोटल जो 7 स्वर बच रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपके दीर्घ में आ जाएंगे। यानी कुल स्वरों में से 4 तो आपके किस में आ गए, हर्ष या मूल स्वर के आप जानते हैं। बाकी जो 7 बचेगा दोस्तों याद रखना, तो 7 के 7 किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके दीर्घ में आ जाएंगे। तो 7 में बच कौन रहा है, तो आपका बच रहा है आ, बच जाएगा, आपकी बड़ी ई हो रही है, और बड़ा ऊ हो जाएगा, आपका री हो जाएगा, ए हो जाएगा, आय हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ओ हो जाएगा, और कौन सा बच रहा है दोस्तों, औ हो जाएगा। इसको आप टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां से हो रहा है, इसमें कोई एक छूट रहा है क्या, सॉरी, इसमें से आपका जो री है, मैंने आपको बताया किसके अंतर्गत, री जो होता है दोस्तों वो आपका आ जाता है मूल स्वर के अंतर्गत। तो 3 ये हो गया, और ये 4, 3 4 7 हो जाएंगे, याद रखना। ठीक है, अगला देख लीजिए प्लुत स्वर। प्लुत क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो प्लुत स्वर होता है वो हिंदी में उसका प्रयोग नहीं है, लेकिन संस्कृत में ही उसका प्रयोग ज्यादा मिलता है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो किताबों में आप कई बार एग्जामों में आ चुका है, तो याद रखना ये संस्कृत के ही अंतर्गत आने वाला है। काम इसका कहां पर होता है, तो आप काम याद रखिएगा, इसका प्रयोग जो होता है, पहली बात किसी को पुकारने में अर्थात बुलाने में, किसी को पुकारने या बुलाने में क्या होता है, किसका प्रयोग होता है, प्लुत का होता है, आप इसको याद रखिएगा। और कहां पे होता है, अगर आलाप करने में, देखना आलाप करने में, आलाप का तात्पर्य दोस्तों किससे है, गायकी से।
अगर कोई गायक होता है, किसी गीत को गाता है तो उसमें आलाप करता है, और आलाप करते समय भी क्या करता है, प्लुत का प्रयोग करता है। गायकी में होता है, गायकी के साथ साथ दोस्तों याद रखना, मंत्रों के उच्चारण में भी इसका प्रयोग होता है। मंत्रों के उच्चारण में, किसके, मंत्रों के उच्चारण में। तो आप याद रखना इतनी जगहों पर प्रयोग होता है, यानी पुकारने में, बुलाने में, आलाप करने में, गायकी में, या फिर मंत्रों के उच्चारण में, इतनी जगह पर दोस्तों क्या होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। तो प्लुत में आता कौन सा है, आपने गुरु वर्ण का नाम सुना होगा, छंदों के बारे में जब आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पे आप बताया दिया जाएगा आपने। जैसे मान लीजिए राम नाम का उच्चारण करना है कोई, जैसे बोला रा, तो रा के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो गुरु वर्ण होता है उसका प्रयोग कर लिया जाएगा, यानी आ की मात्रा ये हो जाएगा। कोई मंत्र है, जैसे मान लीजिए ओ उ, उसके बाद यहाँ पे मात्रा इस टाइप की लिखते हैं, यानी गुरु वर्ण जिसको डबल मात्रा में रखते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा कि प्लुत का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, एक बात और यहाँ पे आप याद रखिएगा, इन सभी चीजों के साथ, यानी कि आपका हरस और दीर्घ या प्लुत होता है, कौन किसका कितना समय लगता है। हरस के उच्चारण से दोगुना समय दोस्तों याद रखना आपके दीर्घ के उच्चारण में लगता है, यानी हर्ष वर्णों का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसका दोगुना समय किसमें लगेगा, दीर्घ में लगेगा। और दोस्तों याद रखना, इसका जो दोगुना समय होगा आपका लग जाएगा प्लुत में ही, यानी किसी भी संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर या कृत्रिम स्वर का उच्चारण करेंगे तो उसका दोगुना समय किसमें दोस्तों लग जाएगा, आपका प्लुत स्वर में हो जाएगा। तो पहला प्रकार जो दोस्तों हमने पढ़ लिया, यानी स्वर के विभाजन में पहला प्रकार हमने किसके बारे में पढ़ लिया, मात्रा के आधार पे। अब इसके बाद हम अगला प्रकार दोस्तों पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे जीभ के आधार पर, जीभ या उच्चारण के आधार पर, जीभ या उच्चारण के आधार पर, जीभ या उच्चारण के आधार पर। तो जीभ या उच्चारण के आधार पर दोस्तों कौन कौन सा स्वर हो जाएगा, कौन कौन से स्वर होंगे उसको भी देखिए। इसमें जो सबसे पहले आएगा दोस्तों वो होगा आपका अग्र स्वर, यानी जीभ को बोलने में जिन स्वरों का प्रयोग किया जाएगा कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले हम याद रखेंगे अग्र स्वर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला अग्र स्वर, दूसरा हो जाएगा आपका पश्च स्वर, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा दोस्तों हो जाएगा पश्च स्वर, और तीसरा हो जाएगा मध्य स्वर, मध्य स्वर। ये तीन प्रकार से किस आधार पे, जीभ के उच्चारण के आधार पे। अब उन 11 स्वरों में से इसको भी बांटना है, तो मैं आपको आसान तरीके से बांटने के लिए बता देता हूं कैसे इसका विभाजन। मध्य में दोस्तों केवल एक ही आएगा, आप याद रख लेना अ। कौन आ जाएगा, आपका अ, यानी 11 में से एक निकाल दिए तो बचे कितना दोस्तों, 10 बचे। उसमें से अग्र में दोनों कौन कौन सा आ जाएगा, अग्र में याद रखना आपका दोनों ई हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा और अ, यानी कि इनकी संख्या टोटल कितनी है, 4। तो ई और ए इनको बोलने में अगर आराम से एग्जाम हॉल में भी बैठ के आप प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों ई और ए और ऐ इसको बोलने में क्या हो रहा है, जीभ का अगला भाग काम कर रहा है। तो इस कारण से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 4 के 4 जो स्वर हो जाएंगे अग्र में आ जाएंगे। इसके अलावा बच कितना रहा है, तो 4 और 1 5 और 5 6 11, बाकी जो 6 स्वर टोटल बच रहे हैं दोस्तों वो कौन से हो जाएंगे आपके, वो आपके हो जाएंगे पश्च स्वर के अंतर्गत हो जाएंगे, आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो इसमें जो 6 स्वर आपके पश्च स्वर के अंतर्गत आएंगे, आपके मन में कभी डाउट ना रहे दोस्तों, क्यों, क्योंकि याद रखना इसमें जो एक स्वर जैसे री होता है, री को लेकर अक्सर डाउट में रहता है कि री को पश्च में रखा जाए, यानी पश्च स्वर में रखा जाए या ना रखा जाए। तो याद रखना दोस्तों री पश्च स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि व्याकरणकर्ताओं ने ये कहा कि जो री होता है ये र पे बड़ी ई की मात्रा के अंतर्गत बोला जाता है, इस कारण से इसको 6 में नहीं रखा गया। तो 6 में आते कौन कौन है, तो सबसे पहले आपका अ, उसके बाद आ, उसके बाद दोनों छोटा और बड़ा उ, और उसके बाद आपके हो जाएंगे ओ और औ। ये कितने हो गए दोस्तों, 2 2 4 और 2 6, यही आपके क्या हो जाएंगे, यही आपके टोटल के टोटल इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। लेकिन कभी कभी आगत का अगर पूछे, सॉरी एक बात याद रखना, यहाँ पे अ तो मध्य में आ जाएगा, ये 5 हो जाएंगे। इसमें जो आपका आगत वाला आता है, आगत, आगत होता है जो अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आता है, आगत, आगत स्वर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अगर आपसे कभी पूछेगा कि आगत स्वर क्या होते हैं, तो देखिए दोस्तों आगत स्वर जो होता है ये अंग्रेजी के अंतर्गत है, अंग्रेजी का आगत, अंग्रेजी का आगत, अंग्रेजी, अंग्रेजी जो है उसके अंतर्गत आगत स्वर है। इसमें क्या आता है आपका, यही आता है अ, और इस पे ऐसे चांद बना रहेगा, बिंदी नहीं लगा रहता है दोस्तों, केवल चांद रहे। प्रयोग इसका कहाँ होता है, जैसे कॉपी, कॉपी में करते हैं,
टॉफी लिखते हैं टॉफी, वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। कॉलेज शब्द लिखते हैं कॉलेज, कॉलेज शब्द लिखते हैं वहां पे। नॉलेज शब्द लिखेंगे दोस्तों नॉलेज, नॉलेज शब्द लिखेंगे। तो कॉलेज, नॉलेज, कॉपी, टॉफी, ऐसे शब्दों पे क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, इसका प्रयोग होता है कहां पर, आगत स्वर में ही होता है। तो इसमें जो है दोस्तों आप याद रखिएगा, यानी कि जीभ या उच्चारण के आधार पे इतने प्रकार से क्या है, 3 प्रकार से स्वर को बांटा गया है। अगला प्रकार देखेंगे दोस्तों, जो स्वर का विभाजन होगा तीसरा होता है, वो होता है दोस्तों किस आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। किस आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। यानी जो स्वर का विभाजन होगा अगला किस आधार पर, ओष्ठ के आधार पे। तो ओष्ठ के आधार पे कौन कौन सा होता है, 2 प्रकार से होता है दोस्तों। जब किसी भी स्वर का उच्चारण करने में हमारा होठ गोल हो, यानी ओष्ठ, यानी होठ हमारा क्या हो जाए दोस्तों, गोल हो जाए, तो उन सभी स्वरों में आप देखेंगे कौन कौन से स्वर होंगे। तो होठ गोल होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे दोस्तों, वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर उसका नाम दिया गया है। या फिर कहीं कहीं उसका नाम पूछ लेता है वर्तुल स्वर, बताइएगा वर्तुल स्वर, याद रखना। यानी कि जितने भी स्वर है, स्वरों का दोस्तों एक बार नाम लिख देता हूं जिसको आपको पढ़ने में या फिर विभाजन करने में आसानी हो जाए। तो एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह, ये हो गए। इसमें से क्या कह रहा है, इसमें से आपको विभाजित करके छाट कर लिखना है कि कौन से वृत्ताकार होंगे दोस्तों। तो इसको बोलने में अगर आप देखेंगे तो उ और उ, यानी छोटा उ और बड़ा उ, इसको बोलने में होठ गोल हो जाएंगे, उ और बड़ा उ। तो आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, वर्तुल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा दोस्तों, यानी छोटा उ और बड़ा उ, ये दोनों हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर सभी स्वरों को देखा जाए तो सभी स्वरों को बोलने में आपका हो जाएगा उ और औ। आप खुद बोलेंगे या उच्चारण करेंगे तो ये 2 स्वर आपको लगेंगे बोलने में कि ये ओ और औ स्वर ऐसे हो रहे हैं जिसको बोलने में होठ हमारा क्या हो जा रहा है, गोल हो जा रहा है। तो ओ और औ हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ओ और औ। यानी कि उ दोनों, उ बड़ा उ, ओ और औ, ये 4 के 4 किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये वर्तुल हो जाएंगे। तो 4 के अलावा कितने बच रहे हैं, 7। 4 के अलावा कितने बचेंगे, 7। तो उन 7 का क्या नाम होगा दोस्तों, याद रखना। तो जिसमें होठ गोल होंगे उसका वृत्ताकार, जिसमें होठ गोल नहीं होंगे दोस्तों उसको कहेंगे अर्धवृत्ताकार स्वर। क्या कहेंगे, अर्धवृत्ताकार स्वर। क्या नाम है दोस्तों, याद रखना, अर्धवृत्ताकार। कहीं कहीं एक किताबों में नाम या एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, प्रसृत स्वर किसे कहते हैं, प्रसृत स्वर, प्रसृत स्वर या अवृंतमुखी, अवृंत, अवृंतमुखी, अवृंतमुखी पूछेगा। किसी नाम से भी पूछ लेगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी नाम से पूछेगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चाहे प्रसृत नाम दे, अर्धवृत्ताकार दे दे या फिर अवृंतमुखी दे दे, तो आपका वो स्वर कौन सा बचेगा, इन चारों के अलावा जो बचेगा तो वो 7 के 7 किसके अंतर्गत हो जाएंगे, आपके ओष्ठ के आधार पे हो जाएंगे दोस्तों। इसको आप याद कर डालिएगा। तो इसमें जो स्वर सभी दिए गए, एक याद रखिएगा, मैं बार बार 7 लिख रहा हूं तो 7 में आप री मत जोड़िएगा, री मत जोड़िएगा दोस्तों। री के जगह आप क्या करिएगा, आगत को याद रखिएगा, आगत, री को नहीं ऐड करना है, क्योंकि री को क्या है, ये व्यंजनों की तरह इसको बोला जाता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। इस कारण से देखिए इसके पिछले भी दो प्रकार जो हमने आपको बताया उसमें भी हमने री का प्रयोग नहीं रखा है। तो आप री की जगह किसको रखेंगे, यानी आपसे पूछा जाए कौन कौन सा बच रहा है तो याद रखना 4 आपके ये हो जाएंगे और 2 ये हो जाएगा, 6 हो जाएंगे और एक आगत यानी 7 हो जाएगा। तो 7 आप किसके अंतर्गत रख देना, आप अर्धवृत्ताकार के अंतर्गत रख लेना। चलो दोस्तों अगला, तीसरे के बाद चौथा प्रकार देख लीजिए आप। चौथा प्रकार अगर आपसे पूछ लेगा तो वो होता है दोस्तों मुख खुलने के आधार पर। क्या होता है, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर क्या, स्वर, यानी हम स्वर का ही तो विभाजन कर रहे हैं। तो मुख खोलने के आधार पर दोस्तों क्या होता है, स्वर 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। मुख खुलने के आधार पर दोस्तों स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों। याद रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये नाम थोड़े से कठिन होते हैं और ये परीक्षा में आते हैं तो बच्चे इसको याद नहीं रख पाते हैं। तो याद रखना मुख खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं, पहला नाम होता है समृद्ध स्वर। पहला दोस्तों क्या नाम है, समृद्ध स्वर नाम है, पहला समृद्ध स्वर। दूसरा है दोस्तों उसका नाम है अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर,
दूसरा नाम क्या है दोस्तों, अर्ध समृद्ध स्वर, 2 हो गया। तीसरा याद रखना, समृद्ध का आधा किए तो क्या बन गया, याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको, समृद्ध का आधा किए तो अर्ध समृद्ध। तीसरा वाला दोस्तों होता है विवृत स्वर, क्या होता है, विवृत स्वर होता है। तो विवृत का जब आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, अर्ध विवृत बन जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर होता है। अब इसी में से दोस्तों आपको याद रखना है, तो सबसे पहले सबसे कम वाला आप याद रखिएगा। अब क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। समृद्ध स्वर होते हैं दोस्तों जिसको बोलने में आपका जबड़ा पूरा या मुंह खुलता है, वो समृद्ध हो जाएगा। उसकी तुलना में मुंह कम खुलेगा, हवा मुंह से कम निकलेगी, अर्ध समृद्ध हो जाएगा। मुंह संकुचित होकर अगर निकलेगा या वायु संकुचित होकर ही निकले, कम मात्रा में निकले, विवृत हो जाएगा। और विवृत का याद क्या कहलाएगा। तो इसका परिभाषा नहीं पूछता, सिर्फ आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि इन स्वरों के अंतर्गत यानी इन नामों के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप याद रखना विवृत। दोस्तों सबसे पहले कौन याद रख लेना आप लोग, विवृत याद रखना। विवृत में मात्र एक ही स्वर आता है दोस्तों, वो उसका नाम क्या है आपका आ। क्या याद रखना, आ। विवृत में मात्र एक स्वर आता है। और देखिए समृद्ध में कौन आता है, तो इसी में से आप छांट के आपको लिखना है, दोनों ई और दोनों ऊ, दोनों याद रखना। दोनों ई, छोटी ई बड़ी ई, और कौन सा है दोस्तों आपका, दोनों ई और दोनों ऊ को नाम याद रखना है। दोनों ई और दोनों ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके किसके अंतर्गत हो जाएंगे, समृद्ध स्वर के अंतर्गत करो। और इसके अलावा जो समृद्ध में बचेगा दोस्तों वो आपका बचेगा ए और ओ। क्या हो जाएगा, ए और ओ। तो देखिए समृद्ध में आपके कितने हो गए, 4। अर्ध समृद्ध में कितने हो गए, 2। विवृत में कितने हो गए, मात्र 1। अब इसके अलावा जो बच रहा है दोस्तों उसको आप किस में रख देंगे, तो 4 2 6 1 7, और 7 ही हो गया तो बचा कितना, 7 4 11। तो मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि इसमें आगत वाले को भी आप ऐड कर लीजिएगा अर्धविवृत वाले में। तो जो 4 बचेंगे क्या हो जाएंगे आपके, अर्धविवृत। तो दोस्तों आप कितने प्रकार से स्वर का विभाजन अभी पढ़ लिए। आप सबसे पहले आप पहला नंबर पढ़े हैं मात्रा के आधार पर, पहला क्या पढ़े हैं, मात्रा के आधार पे। दूसरा पढ़े हैं जीभ या उच्चारण के आधार पर, याद रखना आप, जीभ या उच्चारण के आधार पे। तीसरा जो प्रयोग आपको पता है ओष्ठ के आधार पर। चौथा है आपका मुख खुलने के आधार पर। आप इसको बकायदा नोट बनाकर आप इसको याद करते रहिएगा। इसके बाद जो दोस्तों आपका 5वां प्रकार होगा मैं आपको उसको भी बता दे रहा हूँ। तो देखिए अगला जो प्रकार होता है दोस्तों कौन सा है, वो 5वां प्रकार है। 5वां क्या होता है दोस्तों, कंठ के आधार पर। कंठ के आधार पर, कंठ के आधार पर। तो कंठ के आधार पर दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो स्वतंत्रियों में उच्चारण के स्थान पे कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना, सबसे पहले आपका हो जाएगा कंठ। पहला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पहला आपका हो जाएगा कंठ, आपका पहला हो जाएगा कंठ। दूसरा कंठ के बाद हो जाएगा तालु, कंठ के बाद होता है तालु। उसके बाद दोस्तों याद रखना मूर्धा, मूर्धा। उसके बाद दंत, दंत के बाद हो जाएगा दोस्तों ओष्ठ, दंत के बाद हो जाएगा ओष्ठ। तो ये हो जाएगा। कंठ में कौन आता है उन्हीं को ही बांट के रखना। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना, क्रम से आप याद रख लीजिएगा, और आपको याद रख लेंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। कंठ में सबसे पहले आपका ए और आ, ए और आ कंठ से हो जाएगा। तालु से हो जाएगा कौन सा, तालु से हो जाएगा उसके बाद ई और ई, तालु का हो गया। मूर्धा से दोस्तों हो जाएगा री, दांत से किसी स्वर का उच्चारण होता ही नहीं है। ओष्ठ से हो जाएगा दोस्तों क्या आपका, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कौन सा हो जाएगा, छोटा ऊ और आपका बड़ा ऊ, ये हो जाएगा। अब बच कौन रहा, एक बच रहा है ए ऐ और एक बच रहा है ओ औ। तो देखिए ए ऐ दोस्तों जो होता है ए और ऐ, ये बोला जाता है किससे, कंठ से भी बोला जाता है और तालु से भी बोला जाता है। यानी कंठ से तो बोला ही जाएगा और तालु से। तो इसका लिए इसका नाम जो होता है दोस्तों, नाम पड़ गया इसका कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। इसका नाम क्या पड़ गया, कंठ तालव्य। और बचा आपका ओ और औ, ओ और औ। ये दोस्तों क्या होता है, ओठ से भी बोला जाता है और उसके साथ साथ आपका कंठ से भी बोला जाता है। इसलिए इसका जो नाम पड़ गया दोस्तों क्या, कंठ तालव्य। क्या नाम पड़ गया, सॉरी हाँ कंठ तालव्य नहीं, कंठ ओष्ठ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ओष्ठ का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ ओष्ठ, याद रखना। तो ए ऐ हो जाएगा कंठ तालव्य और ओ अ हो जाएगा आपका कंठ ओष्ठ। कभी कभी परीक्षा में आता है कि दंत से किस स्वर का उच्चारण होता है दोस्तों, तो दांत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, आप इसको याद रखिएगा। तो ये दोस्तों 5 प्रकार से आप क्या है, स्वरों का विभाजन हो गया।
अब इसके अलावा कभी कभी पूछ लेगा दोस्तों क्या, सजातीय स्वर और विजातीय स्वरों के बारे में। तो याद रखना दोस्तों, सजातीय स्वर क्या होता है उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सजातीय स्वर आपसे कभी पूछ ले या पूछे विजातीय स्वर, विजातीय स्वर क्या होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, सजातीय स्वर जो एक जाति के हो, जैसे आ, छोटी ई और बड़ी ई, या फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपस में मिल जाएंगे। और मिलने के बाद आपको पता है संधियों में आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है कि इसमें क्या होता है, आ हो जाता है, ई का मेल ई से, यानी जब क्या होता है मेल तो असमान स्वर भी होते हैं, लेकिन जब समान स्वर आपस में मिलेंगे तो दोस्तों उसका नाम हो जाएगा क्या, सजातीय स्वर। इसका जस्ट उल्टा अगर क्या हो जाएगा, जितने इसके अलावा बच रहे हैं, इन तीनों के अलावा जो भी स्वर आपके बच रहे हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, विजातीय स्वर हो जाते हैं। जैसे आप अ को ई से मिला देते हैं, अ को ऊ से मिला देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेल हो जाएगा ये आपका विजातीय स्वरों का मेल हो जाएगा। तो आप उम्मीद है आपको सजातीय स्वर और विजातीय स्वर भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके अलावा और देखिए दोस्तों, जितने भी स्वर होते हैं याद रखना दोस्तों, क्या जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वरों को अल्प प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्प प्राण, अल्प प्राण के नाम से जाना जाता है। यानी सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, प्राण वायु की पर्यायवाची है। जिन स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं मुख से हवा कम निकले उसको कहेंगे दोस्तों क्या, अल्प प्राण। तो सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और उसके साथ साथ याद रखना सभी के सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। सभी के सभी स्वर क्या होते हैं दोस्तों, सघोष या घोष होते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखना, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या, अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर होते हैं उन स्वरों में से कौन कौन से, यानी स्वर की बात ही छोड़ दीजिए, हिंदी वर्णमाला में जो लेखन के आधार पर टोटल वर्णों की संख्या है, लेखन के आधार पर जो टोटल 52 वर्ण पढ़ते हैं, यानी वर्तमान में तो विशिष्ट को भी शामिल कर लिया गया है, व्यंजन के टॉपिक पे इस पे बात करेंगे। तो लेखन के आधार पर जो 52 वर्ण हो जाएंगे, उन 52 वर्णों में दोस्तों याद रखना आपका हो गया, यानी पूछ लेगा आपसे कि कौन कौन से स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कौन कौन स्वर, याद रखना कौन कौन से स्वर क्या होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग होते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा तो आप उसको याद रखिएगा जरूर, कौन कौन से होते हैं। तो आप याद रखना छोटी बड़ी ई और री, छोटी बड़ी ई और री, मात्र 3 ही आपके ऐसे वर्ड होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सभी के सभी दोस्तों क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में जो 25 से 30 मिनट का वीडियो हमने आपके लिए बनाया, इस वीडियो में स्वर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो स्वर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सभी के सभी प्रश्न आपके इस वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में हम आपसे मिलेंगे एक नए, यानी इसका जो सेकंड पार्ट होगा व्यंजन का, उसके साथ मिलेंगे। और आप इसको सॉल्व करिए, इसका नोट्स बना लीजिए, तैयारी करिए, फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। नमस्कार।